देखिए आज आज हम धारा 3 देखेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा सा देखना है ऐसे बस। ये कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना, क्या लगाया जाएगा। निर्देशों का अर्थ क्या लगाया जाएगा। ये कह रहा है जिस संदर्भ में वो अर्थ दिए जाते हैं उसी संदर्भ में उनका अर्थ लगाया जाएगा। संदर्भ याद रखना पहले तो आपका, किस संदर्भ में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसी संदर्भ में उसका अर्थ लगाया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कहा है, ऐसा इसलिए कहा है कि मान लीजिए कहीं मजिस्ट्रेट, इसको समझ लीजिए बस, कहीं मजिस्ट्रेट अकेला शब्द आया है किसी सेक्शन में, किसी अध्याय में, मान लीजिए मजिस्ट्रेट संबंधी केवल अर्थ आया, तो आप ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अगर शब्द आया है केवल, तो आप उसका क्या अर्थ लगा लेंगे, क्या मानेंगे कि ये न्यायिक मजिस्ट्रेट है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्या मानेंगे आप। तो ये कह रहा है उसके संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ लगाए। पहला तो ये समझिए कि उसके संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ लगाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अध्याय 10 की बात कर रहा है कि अध्याय 10 में मजिस्ट्रेट नाम का शब्द आया है, या न्यूसेंस वाला जो अध्याय है ना, अध्याय 10 जिसमें न्यूसेंस वगैरह है, उसमें अगर मान लो मजिस्ट्रेट शब्द आया है तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे, उसका अर्थ क्या आप न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाएंगे, नहीं। वहां क्या अर्थ लगाएंगे, वहां लगाएंगे कि मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्योंकि संदर्भ किसका हो रहा है। संदर्भ मतलब वो जो पावर दी गई है वहाँ किसकी दी गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की दी गई है। जब मजिस्ट्रेट शब्द आया है तो वहाँ क्या अर्थ लगाएंगे आप उसका, वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थ लगाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए अन्य कोई अध्याय है जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकारता प्राप्त है और वहां मजिस्ट्रेट शब्द आया है, तो वहां क्या अर्थ लगा लेंगे आप, वहां आप उसका न्यायिक अर्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट लगा लेंगे। वहां क्या अर्थ लगाएंगे आप, न्यायिक मजिस्ट्रेट शब्द अर्थ लगा लेंगे। ये तो हो गई पहली बात, ये तो पहली बात हो गई आपकी, ठीक है, कि जहाँ जैसा संदर्भ है, जिसकी बात कर रहे हैं, जो अध्याय जिससे जुड़ा हुआ है उसी के अनुसार उसका अर्थ लगा लिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट अकेला लिखा है और धारा अध्याय 10 की बात कर रहा है, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों की पावर है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही अर्थ लगाया जाएगा। और मान लीजिए अन्य कोई अध्याय जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकारता है और वहाँ केवल मजिस्ट्रेट शब्द आया है, तो वहाँ आप न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका अर्थ लगाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा संदर्भ है वैसा उसका अर्थ लगा लेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी जगह महानगर की बात करता है, ये कि जैसे महानगर क्षेत्र के बाहर की बात करता है, जैसे कोई एरिया है वो महानगर क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो वहां मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाएंगे, वहां लगाएंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट। वहां क्या अर्थ लगाया जाएगा, अगर कोई महानगर क्षेत्र नहीं तो वहां क्या अर्थ लगाया जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिंपल न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थ लगा लेंगे आप, उधर की न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। और अगर वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र हो तो क्या लगाएंगे उसका अर्थ, स्वाभाविक सी बात है वहां न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह क्या अर्थ लगाएंगे, महानगर मजिस्ट्रेट। वहां क्या अर्थ लगाएंगे, आपके महानगर मजिस्ट्रेट की बात हो रही, ये कह रहा है संदर्भ का अर्थ। ये निर्देशों का अर्थ ये है कि मान लीजिए कहीं महानगर क्षेत्र नहीं है और मजिस्ट्रेट शब्द आया है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट शब्द आया तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे आप, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। लेकिन अगर लेकिन अगर कोई कोई क्षेत्र महानगर क्षेत्र होता है, ऐसे में उसका अर्थ क्या लगाएंगे, ऐसे में उसका अर्थ आप महानगर मजिस्ट्रेट लगाएंगे। ऐसे सीजीएम के मामले में अलग अलग दे रखा उन्होंने। अगर मान लीजिए कोई महानगर क्षेत्र है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शब्द आया है, तो वहां क्या अर्थ लगाएंगे, अगर महानगर क्षेत्र नहीं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही अर्थ लगाएंगे उसका। लेकिन अगर कोई क्षेत्र महानगर है तो क्या अर्थ लगाएंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अर्थ लगाएंगे उसका। स्वाभाविक सी बात है, अगर महानगर क्षेत्र है तो उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा, मुख्य महानगर, मुख्य न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट, ये आप उसका अर्थ लगा लेंगे। कुल मिला के जैसा होगा वैसा उसका अर्थ लगा लिया जाएगा। तो ये इतना इसमें बताया गया, और बाकी तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई खास इसमें है नहीं। तो अर्थों के बारे में दिया गया है कि कहाँ कैसा अर्थ लगाया जाएगा, जैसा जिस संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया जाएगा उसी संदर्भ में आप क्या करेंगे, उसका अर्थ लगा लेंगे। अगर कोई महानगर क्षेत्र है तो वहां महानगर मजिस्ट्रेट अर्थ लगाएंगे। अगर महानगर क्षेत्र, अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो नॉर्मली क्षेत्र है, अगर महानगर क्षेत्र नहीं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थ लगाएंगे। और अगर वो महानगर क्षेत्र होगा तो उसका अर्थ क्या लगा लेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट लगा लेंगे। ऐसे ही मजिस्ट्रेट शब्द की बात है तो जिस संदर्भ में वो प्रयोग किया गया है उस संदर्भ में उसका अर्थ लगा लेंगे।
अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर की बात करता है तो वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसका अर्थ लगा लेंगे। अन्य जगह जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां, वहाँ उसका अर्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से लगा लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। इसके अलावा ये एक दो तीन चीजें और देख लीजिए इसमें जो रह गया है। ये कह रहा है फर्स्ट क्लास, ये तो सिंपल ही है। ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अर्थ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही लगाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का अर्थ भी द्वितीय क्लास ही मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। आप पहले क्या होता था, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट और मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, तो अब तो होते नहीं है। तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट जो भी शब्द आए हैं आज, अगर मान लो आते हैं संहिता में, तो उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा, उसका अर्थ महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। प्रेसिडेंसी जो शब्द आते हैं अगर पुराने, तो उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर, जैसा भी हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट उनका अर्थ लगा लिया जाएगा। ये लिखा है, तो इनका अर्थ इस तरीके से लगाया जाएगा, जैसा जिस संदर्भ में वो प्रयोग किए जाएंगे उसी संदर्भ में उनका अर्थ लगाया जाएगा। तो ये कोई खास नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा समझना था इसको। ये कोई खास नहीं, इसमें ना क्वेश्चन बनते हैं ना पूछे जाते हैं, है ना। ये तो आपके नॉलेज के लिए लगा बताया है उन्होंने कि भैया संहिता में अगर ऐसा आ जाता है तो कंफ्यूजन ना हो, तो उस हिसाब से क्या कर लेंगे, उसका अर्थ लगा लेंगे। जैसी स्थिति होगी वैसा उसका अर्थ लगा लेंगे, है ना। क्योंकि मजिस्ट्रेट में दोनों आते हैं, आप जानते हैं, न्यायिक भी आते हैं, कार्यपालक भी आते हैं, है ना। तो दोनों उस हिसाब से अर्थ लगा लिया जाएगा, जैसा होगा वैसा उसका अर्थ लगा लिया जाएगा। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन जो है इसका 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार है। सेक्शन जो 4 है कैसे संबंधित है, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों का विचारण। इसमें पहला जो क्लॉज है वो आईपीसी से दंडनीय अपराधों की बात करता है, दूसरा जो है वो अन्य विधियों से दंडनीय अपराधों की बात करता है, अन्य विधि, ठीक है, तो अन्य विधियों की बात करता है। देखिए इसमें पहला क्या कहता है, इसको भी वैसे खास पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है। देखिए ये क्या कह रहा है, पहला पढ़ ही लेते हैं। देखिए पहला कहता है भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इसमें इसके पश्चात अंतर्गत उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। तो ये कह रहा है आईपीसी, तो मैं तो आईपीसी के समस्त, आईपीसी के समक्ष जो आईपीसी से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, आईपीसी से संबंधित जो भी अपराध हैं उनको, अब आईपीसी में तो अपराध दे दिए गए हैं, तो उन अपराधों के जो विचारण की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया, वो कैसे फॉलो की जाएगी, वो सीआरपीसी के अनुसार पालन किया जाएगा। उसका प्रक्रिया जो कौन सी होगी, सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर आईपीसी से दंडनीय कोई अपराध है, आप इतना याद रखें कि अगर ऐसा कोई अपराध है जो आईपीसी के तहत दंडनीय है, तो उस मामले में सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, चाहे वो अन्वेषण से संबंधित हो, चाहे वो जांच से संबंधित हो, चाहे वो विचारण से संबंधित हो, किसी भी बात से संबंधित हो। अगर वो आईपीसी से संबंधित कोई अपराध है तो उसमें किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसमें सीआरपीसी का पालन किया जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर लॉ क्या है, सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया है, तो दंड का प्रोसीजर है ये, और दंड प्रक्रिया कौन सी है, आईपीसी है। तो दंड प्रक्रिया है आईपीसी, तो ये कह रहा है कि आईपीसी से संबंधित कोई भी अगर अपराध है तो उसमें किस विधि का पालन किया जाएगा, उसमें सीआरपीसी का पालन किया जाएगा। यानी कि जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया कौन सी होगी, सीआरपीसी के अनुसार फॉलो की जाएगी। अब दूसरा कहता है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जो अन्य विधियों में दंडनीय अपराध है, तो ऐसे मामले में ये कहता है कि जो अन्य विधि कहेगी उसके हिसाब से उसका पालन किया जाएगा। अगर अन्य विधि के में कोई प्रक्रिया दी गई है तो उसी प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाएगा, उसका वही प्रक्रिया उस पर लागू होगी। अगर अन्य विधि कहती है, अगर अन्य विधि में अलग से कोई प्रक्रिया दे रखी है, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां उन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण, अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान या विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई अन्य विधि है तो अन्य विधि में जो अन्य विधि का लॉ कहता है, अन्य विधि की जो विधि कहती है, लॉ कहता है उनका, जो उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, उसका प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जो उस अन्य विधि में बताई गई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। आईपीसी के मामले में तो सीआरपीसी लागू होगी, ठीक ठीक, लेकिन अन्य विधि में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जो अन्य विधि में प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के अनुसार उसका पालन
किया जाएगा। हाँ, अगर अन्य विधि ये कहती है कि सीआरपीसी के थ्रू करा जाएगा तो कर किया जाएगा, मतलब जो अन्य विधि कहेगी उसी के अनुसार उसका पालन किया जाएगा। या कई बार अन्य विधियों में ये प्रोविजन लिखा रहता है कि अन्य विधि के प्रोविजन के साथ साथ सीआरपीसी के प्रोविजन लागू हो तो उस हिसाब से लागू हो जाएंगे। और अगर अन्य विधि ये कहती है कि जहाँ दिक्कत होगी वहां सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे तो उस हिसाब से लागू हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहता है कि अन्य विधि में जैसा प्रोविजन किया जाएगा उसी अनुसार क्या किए जाएंगे, उसी प्रक्रिया का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। तो अन्य विधि के मामले में आप याद रखें कि अन्य विधि की प्रक्रिया ही लागू होती है। हाँ, अन्य विधि में अगर प्रोविजन किया जाता है कि सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन लागू होंगे तो जितना किया जाता है उतने हिसाब से फिर सीआरपीसी लागू होगी। ठीक है, अब देखिए व्यावृत्ति, सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज है। ये सिंपल सी बात कहता है कि जो अन्य विधियां हैं तत्समय प्रतिकूल प्रचलित, मान लो आज के समय में जो भी प्रचलित विधियां हैं, जो भी चालू हैं, चलन में है, सरकार ने जिनको बनाया है, कई विधियां होती हैं, तो कह रहा है ऐसी विधियों पर ये सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी असर नहीं डालेगी, उनको प्रभावित नहीं करेगी। प्रभावित लिख लीजिए, उनको क्या नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी। अन्य विधियों को सीआरपीसी प्रभावित नहीं करेगी, जो भी अन्य विधियां हैं वो अपने हिसाब से लागू होंगी और उनको सीआरपीसी प्रभावित नहीं करेगी। तो ये क्या करता है, अन्य विधियों को सेविंग करता है क्लॉज, है ना। तो ये कहता है, इसको देख लीजिए, इसमें लिखा है तत्समय प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट बंद के अभाव में इस संहिता की कोई भी बात तत्समय प्रबद्ध किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा भी किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये कह रहा है कि दो तरीके की विधियां होती है, एक स्थानीय विधि होती है, लोकल लॉ होता है, और एक होती है विशेष विधि, है ना। तो इन दोनों विधियों पर ये जो सीआरपीसी कोई असर नहीं डालती, वो अपनी प्रक्रिया का फॉलो करते हैं। जैसे आप देख लीजिए एलआरसी है, कैसे लोकल लॉ है ना, एलआरसी आपका लोकल लॉ है, उस पर क्या सीआरपीसी प्रभाव डालती, नहीं डालती ना, तो उसका अपना चलता है, वो चाहे तो चलता सकता है। विशेष विधि होती है, विशेष विधियां होती है जैसे SC ST एक्ट हो गया और भी NDPS एक्ट हो गया, ये विशेष विधियां हैं, ये अपने हिसाब से चालू फॉलो की जाती हैं, जैसा उनमें प्रोविजन किया जाए। अगर उनमें प्रोविजन कर दिया जाता है कि सीआरपीसी लागू हो तो लागू होगी, अगर वो कहते हैं कि दोनों के लागू होंगे तो दोनों के लागू होंगे, तो जैसा वो प्रोविजन कर देते हैं उस हिसाब से सीआरपीसी लागू होती है। तो ये कहता है अन्य विधियों को ये क्या नहीं करती, ये प्रभावित नहीं करती। सीआरपीसी जो है स्थानीय विधि और विशेष विधियों को क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती है। तो ये दो सेक्शन थे आपके अध्याय एक के जो बचे थे। अब देखिए अध्याय जो है 2। देखिए जो अध्याय 2 है, जो धारा 6 से शुरू होता है 25 तक जाता है, अध्याय 2 ये धारा 6 से लेके 25 तक जाता है। ये बताता है दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन से संबंधित है ये अध्याय। देखिए धारा 6 बताता है दंड न्यायालय की वर्ग। सेक्शन 6 क्या कहता है, दंड न्यायालय के वर्ग। ये कहता है कि दंड न्यायालय के कितने वर्ग होंगे, इसमें सामान्यतः 4 लिखे हैं, और वो भी कौन से, हाई कोर्ट को छोड़ के। तो ये देखिए पहला इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा है उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। तो ये क्या कह रहा है, कौन कौन से न्यायालयों को छोड़ के, हाई कोर्ट को छोड़कर, और अन्य जो विधियां होती हैं उनके अधीन स्थापित कोई भी न्यायालय होता है उनको छोड़कर, अन्य विधियों के अधीन स्थापित जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय उनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, ये कहता है इन दोनों को छोड़कर दंड न्यायालयों के निम्न वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है, यानी कुल 4 वर्ग बताए गए हैं इन दोनों को छोड़ने के बाद। एक वर्ग जी होगा, अगर आपको टोटल पूछा जाता है आपसे कि कितने वर्ग होते हैं तो फिर इसको भी इंक्लूड कर लेना। अगर वो ये पूछते इनको छोड़कर कितने होते हैं तो फिर 4 ही होते हैं, ठीक है ना। तो 4 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है सबसे, जिले में आप जानते हैं सेशन, पहला सेशन होता है। दूसरा क्या होता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, या किसी महानगर क्षेत्र हुआ तो महानगर मजिस्ट्रेट, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा है
द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, इसको सेकंड ही लिख लीजिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, और लास्ट है चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कितने वर्ग होते हैं दंड धारा 6 के तहत? हाईकोर्ट और अन्य न्यायालय को छोड़ करके 4 वर्ग होते हैं, ये 4 वर्ग बताए गए हैं, और अगर इनको भी इंक्लूडेड कर लिया जाए तो 5 वर्ग हो जाते हैं, है ना। अगर हाईकोर्ट को भी इंक्लूड करके गिना जाए तो 5 वर्ग हो जाता है, हाईकोर्ट और अन्य जिनको अगर अपन एक ही में गिनते हैं तो फिर 5 वर्ग हो जाते हैं, और अगर इनको छोड़ के बात करें तो फिर कितने वर्ग होते हैं? तो 4 वर्ग होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, अगर वो इंक्लूड करके पूछ रहा है तो 5 वर्ग का आंसर लगा देना, अगर वो पूछता है कि इनको छोड़ के कितने वर्ग होते हैं तो फिर आप 4 4 लगा देना उसको, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? सेशन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, अगर महानगर क्षेत्र होगा तो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट होते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्यों रखा? क्योंकि इनकी भूमिका क्या होती? दोहरी होती, ये न्यायाधीश भी होते हैं और दोनों शक्तियों का पालन करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है ना, और न्यायिक पावर भी होता है ना, तो इनको दोनों तरीके की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब देखिए इस धारा 7 जो है प्रादेशिक खंड से संबंधित है, प्रादेशिक खंड, इसको मिटा लें। धारा 7 कैसे संबंधित है? प्रादेशिक खंड से संबंधित है। धारा जो 7 है कैसे संबंधित है? प्रादेशिक खंड। ये कह रहा है, देखिए सिंपल सी बात कह रहा है, ये पहला इसका जो क्लॉज है वो क्या कह रहा है, वैसे क्लॉज वाइज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए। ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महाक्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। ये क्या कह रहा है? सिंपल सी बात कह रहा है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन के, या तो ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य, पूरा राज्य है, एक सेशन खंड माना जाएगा। पहला तो शर्त ये कह रहा है कि प्रत्येक जो राज्य है पूरा राज्य माना जाएगा। क्या माना जा सकता है? सेशन खंड। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है पूरा राज्य क्या है? सेशन खंड होगा, सेशन का भाग माना जा सकता है, या उसमें सेशन खंड होंगे, या फिर राज्य सरकार चाहे तो उसमें सेशन बना सकती है खंड, ये बना दिए उसने सेशन खंड, या तो संपूर्ण राज्य को बना सकती है, जिले वाइज बांट के बना सकती है ना, इस तरीके से भी बना सकती है। ये हो गया सेशन खंड, है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, या पूरे राज्य को ही सेशन बना सकती है। अगला क्या कह रहा है? और प्रत्येक सेशन खंड क्या होगा? एक जिला होगा। तो प्रत्येक सेशन खंड एक क्या होगा? जिला, यानी एक जिले में क्या होगा? एक सेशन न्यायालय होगा। हर जिले में क्या होगा? एक सेशन न्यायालय होगा। या फिर पूरे राज्य के लिए भी एक सेशन न्यायालय हो सकता है। ये राज्य तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सरकार चाहे तो पूरे राज्य के लिए एक सेशन न्यायालय बना सकती है, या फिर जिले बाई जिले क्या कर सकती है? सेशन न्यायालय बना सकती है, और प्रत्येक सेशन न्यायालय क्या होगा? एक जिला होगा। लेकिन ये कहता है नीचे, परंतु इसका कि महानगर क्षेत्र के लिए पृथक से ही बनाया जाएगा। अगर कोई क्षेत्र महानगर क्षेत्र है तो उसके लिए सेशन खंड एक अलग से सेशन खंड होगा, और वो अपने आप में क्या होगा? एक जिला होगा। ये कह रहा है ना, प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड होगा और जिला होगा। तो अगर महानगर क्षेत्र है तो वो पृथक से ही बनाया जाएगा, उसके लिए अलग से ही क्या बनाया जाएगा? एक सेशन खंड बनाया जाएगा, और वो अपने आप में क्या होगा? एक जिला होगा। ठीक है, तो ये इसकी बताया गया कि सेशन खंड कैसे होगा। तो ये तो सरकार के ऊपर है कि पूरे राज्य में भी सेशन खंड स्थापित कर सकती है, पूरे राज्य को ही सेशन खंड के रूप में स्थापित कर सकती है, या जिलों के रूप में स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर महानगर क्षेत्र तो उसके लिए तो पृथक से ही एक सेशन खंड बनाना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहा है, देखिए इसका क्लोज, दूसरा कहता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाएं संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। अब ये राज्य सरकार की शक्ति है, क्या कह रहा है? राज्य सरकार क्या कर सकती है? किससे परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। कौन से परामर्श लेगी राज्य सरकार? हाई कोर्ट से परामर्श के बाद, हाई कोर्ट से परामर्श के बाद, सलाह के बाद राज्य सरकार क्या कर सकती है? सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है जिलों की। ये तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सी बात है कि राज्य सरकार ही करती है सीमाओं पर परिवर्तन। लेकिन सलाह किसकी लेगी? चूंकि हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की सीमाओं में परिवर्तन कर रही है, इसीलिए वो किससे सलाह लेगी? हाई कोर्ट से।
तो हाई कोर्ट की सलाह से राज्य सरकार चाहे तो जिलों की सीमाओं में क्या कर सकती है या संख्याओं में क्या कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है ना। जिलों की संख्या घटा बढ़ा सकती है, जोड़ भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, उसकी सीमाओं में भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन किसकी सलाह से करेगी, हाई कोर्ट की सलाह से करेगी। तीसरा कहता है इसका क्लॉज, तीसरा कहता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले या को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमा संख्या में परिवर्तित कर सकती है। अब जिला बनाया है तो उसके बाद उपखंड भी बना सकती है। राज्य सरकार चाहे तो जिलों को उपखंडों में भी बांट सकती है, जैसे बताया था ना, एक जिला होता है उसके अंदर कई तहसीलें होती तो उनको उपखंड कहते हैं। तो उसी हिसाब से राज्य सरकार अगर चाहे तो जिलों को उपखंडों में भी बांट सकती। उपखंड मतलब उसका हिस्सा, जिले का हिस्सा होता है उपखंड, है ना। जिले का हिस्सा कई होते हैं ना, जिला जिला एक बड़ा होता है ना। शहर नहीं बात कर रहे हैं, पूरे जिले की बात कर रहे हैं। जिले में बोलते हैं ना कि एक जिला होता है उसमें 4-5 तहसीलों से मिलकर लगभग एक जिला बनता है, तो वो क्या होते हैं, उसके वो खंड होते हैं। तो कह रहा है इसी प्रकार राज्य सरकार अगर चाहे इसकी परामर्श से, हाईकोर्ट के परामर्श से क्या कर सकती है, जिलों को काय में बांट सकती है, उपखंडों में बांट सकती है ना। उनकी सीमाओं में भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये कौन करता है परिवर्तन सीमाओं में, ये राज्य सरकार करता है। परामर्श हाईकोर्ट का लिया जाएगा। ये वो वाले प्रशासनिक वाले जिले नहीं है, ये हाईकोर्ट के जिले चल रहे हैं, ये कोर्ट के जिले चल रहे हैं अलग, है ना। उनसे उनको उनमें इसको जाता है, लेकिन वो अलग होते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करते अपने, है ना। ये इस हिसाब से बांटे जाते हैं। ये न्याय करने की दृष्टि से न्यायालयों के हिसाब से बांटे जाते हैं। पुलिस जिले जो बांटे जाते हैं वो पुलिस के प्रशासन करती है, जो उनके हिसाब से बांटे जाते हैं। प्रशासनिक जिले अलग हिसाब से बांटे जाते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से बांटे जाते हैं, तो उस हिसाब की बात कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है, तीसरा था इसका, चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा कहता है किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान शेषन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए शेषन खंड समझे जाएंगे। ये कह रहा है कि संहिता के लागू होने से पहले से अगर कोई शेषन खंड था या उपखंड था, संहिता के लागू होने से पहले से था, तो उसको भी इस संहिता द्वारा बनाया गया जिला या उपखंड माना जाएगा, कि वो इसी संहिता के द्वारा उनको बनाया गया है, जो पूर्व से बने हुए थे उनके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये कोई खास धारा नहीं थी। हाँ, तो सेक्शन याद रख सकते हैं कि प्रादेशिक खंड कितने में दिया गया, धारा 7 में दिया गया। जिलों की सीमा वगैरह में कौन घटोतरी बढ़ोतरी कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन किसके परामर्श से करेगी, इसमें क्वेश्चन ये आता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो आपको आंसर क्या लगाना है, हाई कोर्ट के परामर्श से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नहीं। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के परामर्श से क्या करेगी राज्य सरकार, जिलों की संख्या घटा बढ़ा सकती है ना, वो सारी चीजें तो करता है। कौन करता है, राज्य सरकार करती है। किसके परामर्श से करती है, हाई कोर्ट के परामर्श से करती है। यहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं आ रही कि मुख्य न्यायिक मूर्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। तो सीधा लिखा है हाई कोर्ट। तो आपको भी याद रखना है कि हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। जैसा शब्द लिखा है वैसे ही करना। हालांकि प्रैक्टिकली चीफ जस्टिस से ही होती है सलाह, लेकिन क्या है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। धारा 8, धारा 8 है महानगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र महानगर होगा, वो धारा 8 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये अंदर से क्वेश्चन आता है इसमें। पहला कहता है इसका क्लॉज कि महानगर क्षेत्र कौन घोषित करता है, राज्य सरकार करती है। ऐसे क्षेत्र को करती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर सकती है, महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसमें लिखा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा क्षेत्र या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र समझा जाएगा। तो ये क्या, महानगर क्षेत्र कौन घोषित करता है, राज्य सरकार। कैसे क्षेत्र को घोषित करती है, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या हो, ऐसे किसी क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर सकती है, महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि पहला तो ये बनेगा कि कौन घोषित करता है, राज्य सरकार करती है। किस क्षेत्र को घोषित करती है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है, उस क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर सकती है, महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है। दूसरा देखिए इसका, जो प्रारंभ से ही है,
इसमें लिखा इस संहिता के प्रारंभ में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से और प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। तो ये पहले से ही महानगर क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो पहले से इनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे? ये कह रहा है मुंबई था, मुंबई, उसके बाद क्या था? कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता था, और कौन सा था? मद्रास। हालांकि अब इसका नाम मद्रास नहीं है, चेन्नई हो गया है, लेकिन पुराना नाम क्या था इसका? मद्रास, इसलिए मद्रास नाम आया है। मद्रास और अहमदाबाद। तो ये नगरों के नाम भी याद रखना। लोग आप यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होती है? यहाँ हो जाती है। यहाँ क्या लिखते हैं? हमको दिल्ली याद रहता है कि वो दिल्ली, दिल्ली नहीं, वहां अहमदाबाद। तो ये यहाँ कंफ्यूजन करता है लोगों को। बोले पूर्व में ही महानगर क्षेत्र, मतलब ये वो महानगर क्षेत्र थे जिनकी जनसंख्या जो सीआरपीसी से पहले ही, मतलब काफी बड़े पॉपुलेशन रही है इनकी, तो इनकी जनसंख्या पहले से ही 10 लाख या उससे अधिक थी। तो ये कह रहा है इन क्षेत्रों को क्या माना जाएगा? वैसे ही जब संहिता लागू होती है तो इन क्षेत्रों को माना जाएगा कि ये घोषित महानगर क्षेत्र है, पूर्व ही घोषित महानगर क्षेत्र इनको समझा जाएगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या ऑलरेडी पहले ही 10 लाख से अधिक थी। कौन कौन से नगर थे? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। यहाँ दिल्ली मत याद रखना, कई लोग इसको याद ध्यान नहीं रखते या ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो वो दिल्ली समझ लेते हैं, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली ठोक आते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो उसमें महानगर पूर्व से ही महानगर कौन थे? मुंबई था, कलकत्ता और मद्रास, इनकी जनसंख्या, मद्रास और अहमदाबाद, है ना। अगर चेन्नई नाम आ जाए तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसका नया नाम चेन्नई है, पहले इसका नाम क्या था? मद्रास था, है ना। कलकत्ता का भी नाम अब क्या? कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, है ना। मुंबई तो अभी मुंबई हुई है ना। तो ये सारी चीज, मुंबई के भी कई नाम बदल चुके हैं, बॉम्बे, मुंबई, जाने क्या क्या हो चुके हैं ना। तो ये सारी चीज, इनको पूर्व, इनको क्या माना जाएगा? इनको महानगर क्षेत्र ऑलरेडी माना जाएगा। तीसरा कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती, कम कर सकती या परिवर्तित कर सकती, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। देखिए महानगर क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कौन करेगा? राज्य करेगा। यहाँ उसको किसी हाईकोर्ट वाईकोर्ट की बात नहीं हो रही। तो यहाँ क्या कह रहा है? सीमाओं में, महानगर क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, उसको घटा बढ़ा कौन सकता है? राज्य सरकार घटा बढ़ा सकती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं घटाएगी कि उस क्षेत्र की जनसंख्या, जो जनसंख्या किससे 10 लाख से कम हो जाए। इस तरीके से उसमें घटाबढ़ी नहीं की जाएगी क्षेत्र में कि उसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम हो जाए, माइनस में हो जाए। हाँ घटा बढ़ा सकती है, बड़ा बढ़ भले ही जाए, लेकिन घटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से परिवर्तन नहीं किया जाएगा उस क्षेत्र में कि उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है 10 लाख से नीचे आ जाए। ठीक है। चौथा देखिए इसका क्या कहता है। चौथा कहता है जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीखों और जिसमें जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच विचारण अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र के किसी न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र। ये सिंपल सी बात है, महानगर क्षेत्र बनने के लिए एकमात्र योग्यता क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या। और अगर किसी क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र था, किसी भी वजह से हो सकता है कि उसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम हो जाए। अगर उसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या हो जाती? कम हो जाती। तो जब से उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती तो जो अधिसूचना निकलेगी, उस अधिसूचना से वो क्षेत्र जो है महानगर क्षेत्र फिर नहीं रह जाएगा। अगर, क्योंकि महानगर क्षेत्र की कौन सी योग्यता है? 10 लाख की जनसंख्या। और अगर उसकी जनसंख्या किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर कम हो जाती है, तो फिर ऐसा क्षेत्र जो है महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। ये कह रहा है इसका सब प्लस 4। अब ये तो आप जानते हैं कि मान लो अगर कोई क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं रह गया है और उसमें कोई मामले चल रहे थे पूर्व में जब वो महानगर क्षेत्र अब वर्तमान में नहीं रह गया है, तो वो जो कार्रवाई जो पूर्व में चल रही थी जब वो महानगर क्षेत्र था, तो कैसे निपटाई जाएगी? वो ऐसे ही निपटाई जाएगी जैसे कि वो महानगर क्षेत्र में कार्रवाइयां चल रही हैं। तो पूर्व की जो कार्रवाइयां हैं वो वैसे ही निपटाई जाएंगी। कौन सी कार्रवाई? पूर्व की जो पहले से है। नई कार्रवाई अलग तरीके से निपटाई जाएंगी, लेकिन जो चल रही थी कार्रवाई, प्रोसीडिंग में थी जो कार्रवाई पहले से चल रही है, वो ऐसे ही निपटाई जाएंगी कि जैसे वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र ही हो। पांचवा देखिए इसका लास्ट पॉइंट,
ये कहता है जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहां ऐसी जांच, विचारणा या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तित करने के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तित करने का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारणा या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो। ये वही बात फिर से रिपीट की है इन्होंने कि अगर मान लो क्षेत्र कम हो जाता है और कोई जांच वगैरह, विचारणा वगैरह पहले से चल रहा था, तो इस जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे ही माना जाएगा कि वो महानगर क्षेत्र में चलने वाली ही कार्रवाइयां है, मतलब उसको ऐसे ही निपटाया जाएगा जैसे कि महानगर क्षेत्र में जो कार्रवाइयां निपटाई जाती हैं उसी अनुसार इनको भी निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण जनसंख्या छोड़िए, आंकड़े हैं। स्पष्टीकरण जनसंख्या का लिख रहा है कि जनसंख्या के आंकड़े के जो प्रकाशित आंकड़े हैं वही माना जाएगा। यहाँ सरकार प्रकाशित करती है ना आंकड़े, उन्हीं आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। जब आप 10 लाख की जनसंख्या का निर्धारण करते हैं तो जो सरकार की तरफ से प्रकाशित आंकड़े होते हैं उन्हीं को क्या माना जाएगा, उन्हीं को आधार माना जाएगा। प्रकाशित आंकड़ों की बात कह रहा है, जो सरकार प्रकाशित करती है हर साल, हर 10 साल में सरकार प्रकाशित करती है, तो उन्हीं आंकड़ों को ये आधार माना जाएगा। जनसंख्या निर्धारण के लिए वही आंकड़े जो है इस्तेमाल किए जाएंगे जो सरकार ने क्या किया है, जिनका प्रकाशन सरकार ने किया, तो उन्हीं को आधार मान करके महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है किसी क्षेत्र को, जो सरकारी आंकड़े हैं, और वो भी कैसे, प्रकाशित आंकड़े। अब देखिए सेक्शन 9 है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9, सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है बस। ये क्या कहता है, सेशन न्यायालय की नियुक्ति, सेशन न्यायालय से संबंधित है। इसमें सेशन न्यायालय की क्या बताया गया है नियुक्ति, ये पूछा जाता है कि किस धारा में होती है, धारा 9 के तहत सेशन न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, धारा 9 के तहत। कौन करता है, राज्य सरकार। सेशन न्यायालयों की स्थापना कौन करता है, दो तरीके के क्वेश्चन आते, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि सेशन न्यायालयों की स्थापना कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य सरकार। अब क्या आंसर होगा, राज्य सरकार। अगर क्वेश्चन आता है कि सेशन न्यायालय में सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। नियुक्ति कौन करता है, मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की बात पूछ रहा है, कौन से सेशन में, सेशन न्यायाधीश की, न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात करा तो हाई कोर्ट करेगा। और अगर वो कहता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है, तो राज्य करता है। ये याद, ये सिंपल सा ये याद रख लीजिए कि बिल्डिंग बनाती है कौन, सरकार। जो बिल्डिंग रहती है ना, आप ये याद रखिए कि जो सेशन न्यायालय की बिल्डिंग बनाती है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा राज्य। और उसमें जो जज बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा हाईकोर्ट। ये है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, पहला कहता है इसका, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। पहला सेक्शन ये क्या कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए, जितने भी सेशन खंड होंगे उतने सेशन खंडों के लिए क्या करेगी, एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। हर सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय बनाएगी। कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक सेशन न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये कह रहा है एक पीठासीन अधिकारी होगा, यानी हेड ऑफ अधिकारी होगा, एक सेशन न्यायाधीश होगा। कौन होगा, एक सेशन न्यायाधीश होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, यानी कि आप मान लीजिए एक सेशन न्यायाधीश होगा। और उसकी नियुक्ति कौन, किसके द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी मतलब, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, सेशन न्यायाधीश का, सेशन न्यायाधीश ही होता है। तो उस पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो नियुक्त, स्थापना कौन ने करी, राज्य सरकार ने करी, और उसमें न्यायाधीश कौन बिठाना है, हाई कोर्ट बिठाना है। ठीक है ना। दूसरा, तीसरा कहता है उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकती है। अब चूंकि सेशन न्यायालय है तो ऐसा तो है नहीं कि बेचारा अकेला बैठ के काम करेगा, उसकी सहायता के लिए क्या हो सकते हैं, उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, से नीचे होते हैं ना अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश, सेशन, ठीक है, सेशन न्यायाधीश, ठीक है, इतना बहुत है। तो सेशन न्यायाधीश अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का है कि इनकी मदद करने के लिए, जो पीठासीन अधिकारी सेशन न्यायाधीश है उसकी मदद करने के लिए इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, हाईकोर्ट करेगा।
इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट। नियुक्ति की बात आएगी तो हाईकोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है सेशन न्यायाधीश के लिए, सेशन न्यायालय के लिए, क्योंकि अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके कार्यों को बांटा जाता है ना, फिर ये लोग मिलकर सब काम करते हैं, तो ये उनकी सहायता के लिए, सेशन न्यायाधीश की सहायता के लिए अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। कौन नियुक्ति करता है? हाईकोर्ट करता है। कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा कहता है उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। आप ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है? हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ही करेगा सब। तो ये क्या कह रहा है? हाईकोर्ट क्या कर सकता है? एक सेशन न्यायाधीश को, मान लीजिए ये ए नाम का जिला है, यहाँ पे ये ए नाम का जिला नहीं, जिले को बना दिया ये जेड, ये जेड नाम का जिला है, यहाँ पे ए नाम का न्यायाधीश है जो सेशन न्यायाधीश है, ये क्या है? सेशन न्यायाधीश है। अब ये जेड की जगह ये दूसरा जिला कौन सा है? एक्स जिला है, मान लीजिए ये एक्स जिला है। अब ये कह रहा है कि जो ए नाम का जो सेशन न्यायाधीश है, अगर हाईकोर्ट चाहे तो, हाईकोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? यहाँ तो जेड में तो वो उसको सेशन न्यायाधीश बना सकता है और कह सकता है दोनों जिलों की बात क्या मतलब दे सकता है, उसे अधिकारता दे सकता है। लेकिन कैसे देख रहा है कि यहाँ पे उसको सेशन न्यायाधीश बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया? अपर सहायक। कहाँ था? चौथा है ना, हाँ, अपर सेशन न्यायाधीश। यहाँ पर उसको कह सकता है कि आप अपर सेशन न्यायाधीश हैं। तो एक ही व्यक्ति एक जगह सेशन न्यायाधीश हो सकता है और दूसरे जिले में वो अपर सेशन न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है ना। एक ही न्यायाधीश अगर दो जगह उसकी पोस्टिंग कर देता है, हाईकोर्ट अगर चाहे तो एक ही न्यायाधीश की दो जगह पोस्टिंग कर सकता है, ये ध्यान रखिए। और एक जगह उसे सेशन न्यायाधीश बना सकता है, दूसरी जगह उसे अपर सेशन न्यायाधीश बना सकता है। अब ये कह रहा है इस जगह अगर उसे अपर सेशन न्यायाधीश बना दिया है तो ये कहाँ बैठक है, जहाँ हाईकोर्ट तय करता है जिस उधर ही वो क्या करेगा? अपनी बैठकें तय करेगा। उसी जिले में बैठता है वो, न्यायालय में ही बैठता है और कहीं नहीं। तो न्यायालय में बैठेगा और जहाँ हाईकोर्ट तय करेगा उस जिले में वो कहाँ बैठेगा? तो उस जिले में कोई विशेष स्थान अगर निश्चित करना चाहे तो वो हाईकोर्ट निश्चित कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति एक जगह सेशन हो सकता है और दूसरे जिले में उस अपर सेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर रैंक के होते हैं, सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश एक ही होते हैं रैंक के, बस अंतर होता है सीनियरिटी जूनियरिटी का थोड़ा सा अंतर रहता है। मोस्ट सीनियर होते हैं तो उनको सेशन बना देते, थोड़ा कम होते तो अपर होते, अपर से फिर सेशन बन जाते हैं ना। तो जो अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सेशन न्यायाधीश नहीं, तो वो भी सेशन होते हैं, कहीं ट्रांसफर होता है तो वहाँ सेशन बन जाते हैं, कहीं दूसरी जगह तो अपर भी बन सकते हैं। तो जैसी स्थिति होती है वैसा बन जाते हैं, एक ही रैंक होते हैं। ये एक की रैंक नहीं, ये नीचे की रैंक के होते हैं, सहायक नीचे की रैंक के होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम बराबर रैंक के होते हैं। ये दोनों सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश दोनों साथ बराबर रैंक के होते हैं, है ना, अलग अलग रैंक के नहीं होते। बस अंतर ये होता है उन दोनों में से जो मोस्ट सीनियर होता है उसको सेशन बना देते हैं, जो उससे कम सीनियर होता है उसे अपर सेशन बना देते हैं। अब किसी दूसरी जगह जहाँ ये इसका ट्रांसफर होता है, मान लीजिए उस जिले में इससे सीनियर कोई है नहीं तो ये सेशन बन जाएगा वहाँ, और जो उससे नीचे होंगे वो अपर सेशन बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये दोनों बराबर रैंक के होते हैं, लेकिन ये बराबर रैंक का नहीं होता है। ये सहायक सेशन न्यायाधीश है, ये छोटी रैंक का होता है इनसे, अपर सेशन न्यायाधीश से नीचे की रैंक का होता है ना। तो ये याद रखना कि एक सेशन न्यायाधीश एक जिले में सेशन हो सकता है, दूसरे जिले में उसको अपर सेशन न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है? हाईकोर्ट बना सकता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट इसका, पांचवा पॉइंट कहता है जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय के किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है लंबित है, या अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारता होगी। ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई जिला है जहाँ सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, सेशन न्यायाधीश है ही नहीं, तो उस मामले को निपटारा कौन करेगा? उस नाम स्वाभाविक सी बात है, उससे नीचे कौन होते हैं? अपर, अपर ही अकेला लिखा हूं, अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश की बात कह रहा है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है या किसी वजह से सेशन न्यायाधीश नहीं है, तो मामला चल रहा है अगर सेशन कोर्ट में, तो ये कह रहा है कि उन मामलों का निपटारा कौन करेगा? उन मामलों का निपटारा अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले अपर पे आएगा, अगर ये भी नहीं है तो इन पे आएगा, और अगर ये भी दोनों नहीं है तो फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम पर, मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा। और ये कैसे निपटाएगा मामले को, जैसे कि ये सेशन न्यायाधीश हो, उस मामले को जो ट्रांसफर होकर इनके पास आया, कब आया है, जब सेशन न्यायाधीश नहीं था तब इन पे आया, और ये नहीं थे तब इन पे आया। तो इस तरीके से अगर मामला ट्रांसफर होकर आता है इन पर, कब आता है, जब मुख्य सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है, किसी भी वजह से अनुपस्थित हो सकता है, तो हाई कोर्ट इनको सशक्त कर सकता है कि आप क्या करें, मामले का निपटारा करेंगे। तो ये अपर सेशन न्यायाधीश, अगर सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है तो अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश में से सुना जाएगा किसी के द्वारा। अगर ये भी नहीं है तो फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस मामले को सुना जाएगा। और वो मुख्य न्यायाधीश मामले को ऐसे ही सुनेगा जैसे कि सेशन न्यायालय मामले को विचारण करता है, मामले को सुनता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखें, सीजीएम तक आ सकता है। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ होगी, यहाँ तक आ सकता है। अगर अनुपस्थित है तो मामला यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये कौन सा था, पांचवा। छठवा देखिए इसका, थोड़ा मिटा लें इसको। छठवा देखिए इसका क्या कहता है। छठवा कहता है सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठकों के ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्देश करे, किंतु यदि किसी विशेष न्यायालय में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठक करने से पक्षकार और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। अब ये कह रहा है कि जो बैठकें कहाँ करेगा, मतलब न्यायालय कहाँ लगेगा, बैठक की व्यवस्था कहाँ होगी, जहां हाई कोर्ट निश्चित करता है वहां ये बैठेंगे। सिंपल सा नियम पहला तो ये कह रहा है कि कहाँ बैठेंगे सेशन न्यायाधीश, जहां हाई कोर्ट निश्चित करेगा वहीं बैठेंगे ना। हाई कोर्ट इनका सुप्रीम कोर्ट है, तो वही तय करेगा कि भाई साहब जो सेशन न्यायाधीश है ये कहाँ बैठेंगे, उनके बैठने का स्थान कहाँ होगा। तो जहां इनके बैठने का स्थान तय किया जाएगा ये वहीं बैठेंगे। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर सेशन न्यायाधीश को क्या लगता है, जो सेशन न्यायाधीश वगैरह हैं उनको ये लगता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं या दोनों पक्षकार जो भी हैं उनके हित में ऐसा करना आवश्यक है, वो किसी अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकता है अगर वो दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं। जब पक्षकार सहमत हो जाते हैं और पक्षकारों के हित में अगर उस सेशन न्यायाधीश को लगता है कि किसी अन्य स्थान पर बैठक की जानी चाहिए, तो वो किसी अन्य स्थान पर भी बैठक कर सकता है। कब, जब दोनों पक्षकार सहमत होते हैं और दोनों पक्षकारों के हित में मामला लगता है, तो सेशन न्यायालय अन्य स्थान पर बैठकर भी क्या कर सकता है, मामले का निराकरण कर सकता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है। ये तब होता है जब हाई प्रोफाइल किस्म के केस आते हैं, और हाई प्रोफाइल किस्म के केस आते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि भैया जो पार्टी आ रही है वो आ ही नहीं पाती, मीडिया बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं, अब बहुत दिक्कत हो रही है, कार्रवाई बार बार टाली जा रही है, आ ही नहीं पा रहे, लोग घुसने ही नहीं दे रहे कोर्ट में, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। तो ऐसे मामलों में फिर पक्षकार तय कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, दूसरी जगह इनका कोर्ट लगा लेते हैं। तो उन मामलों में जो सेशन कोर्ट होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि चलिए आपके हित में, पक्षकारों के हित में, और दोनों सहमत हो जाते हैं, अगर दोनों पार्टियां सहमत है तो वो भी वहां लगा सकते हैं। तो ये अन्य स्थानों पर भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब पक्षकार सहमत होते हैं और न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है तब। तो सामान्यतः कहाँ बैठते हैं, सामान्यतः तो वहीं बैठते हैं जहाँ हाईकोर्ट तय करता है, हाईकोर्ट ने स्थान जो बना रखा है वहां बैठते हैं। अब देखिए धारा 10, स्पष्टीकरण की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है नियुक्ति वगैरह का है। अब देखिए सेक्शन जो 10 है वो सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होने की बात कह रहा है। सेक्शन 10 कहता है सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होंगे, मतलब ये किसके नीचे रह के काम करेंगे। अधीनस्थ मतलब किसके नीचे रह के काम करेंगे, ये कह रहा है। अधीनस्थ किसके अधीनस्थ होंगे, जो सेशन न्यायाधीश वगैरह हैं ये किसके अधीनस्थ रह करके क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यानी ये किसके नीचे होंगे, इनसे ऊपर कौन होगा, ये कह रहा है। देखिए पहला, ये तो आप जानते ही किसके अधीनस्थ होते ही, दोनों में अंतर अभी भी बताऊंगा मैं। इसमें सहायक सेशन न्यायाधीश की बात कही है, सहायक सेशन न्यायाधीश की बात कही है, अपर सेशन न्यायाधीश की बात नहीं कही है ना, क्योंकि दोनों बराबर रैंक होते हैं। वो इनके अधीन सेशन न्यायाधीश,
तो इसमें देखिए पहले लिख देते हैं, इसमें लिखा सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिनके न्यायालय में वे अधिकारता का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि सारे सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होते हैं, सिंपल सी बात, सेशन के अधीनस्थ होते हैं। जिस सेशन न्यायालय में बैठते हैं उसी सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। कौन सी मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन, सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होते हैं, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं। अब देखिए दूसरा, अभी आ ही जाएगा, देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कहता है सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्यों के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना दे देगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सहायक सेशन न्यायाधीशों के जो कार्यों का वितरण है, मतलब इनको काम कौन देगा, कि भैया कौन सा मैटर आपको देखना है, कामों का बंटवारा होता है ना, तो कौन काम का वितरण कौन करेगा, इन्हें स्वाभाविक सी बात है इसके अधीनस्थ तो यही करेगा, सेशन न्यायाधीश ही इनको काम बांटेगा कि फलाना मैटर का जो मामला है वो आप निपटाएंगे, आप देखेंगे। उस तरीके के अगर मामले आते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके द्वारा निपटाए जाएंगे। ये कौन कहता है, ये काम का बंटवारा कौन करेगा, इनके सेशन, सहायक सेशन न्यायाधीशों का। सेशन न्यायाधीश ही काम के बंटवारा करता है, किनका, सहायक सेशन न्यायाधीशों का। अब देखिए तीसरा, देखिए इसमें तो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं और कार्य का बंटवारा भी सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में कौन करता है, सेशन न्यायाधीश। तीसरा देखिए सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारता है। ये कह रहा है कि अपनी अनुपस्थिति में, जब कभी छुट्टी पे चला है, कोई भी वजह से वो कहीं चला जाता है या छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, बहुत सी वजह होती है, तो सेशन न्यायाधीश ये कह रहा है कि अपने कार्यों को किसको सौंप सकता है, स्वाभाविक सी बात है सेशन न्यायाधीश इनको सौंप सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है, या किसको सौंप सकता है, अपर सेशन न्यायाधीश, इन दोनों को सौंप सकता है। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक, ये तो हो गई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। और ये मजिस्ट्रेट क्या समझे जाएंगे, जब उसके पद पर बैठे होंगे उस समय के लिए। कुल मिला के चार्ज की बात कह रहा है, ये समझ लो आप तो, कि जब जो छुट्टी पे चला गया तो अपना चार्ज किसको दे के जाएगा, है ना। तो ये अपना चार्ज सहायक सेशन न्यायाधीश को दे सकता है, अपर सेशन न्यायाधीश को दे सकता है, और अगर ये दोनों नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी अपना चार्ज दे सकता है। 2 दिन की छुट्टी पे गया है, 4 दिन की छुट्टी पे गया है, तो 4 दिन के लिए चार्ज देके इनको जा सकता है। तो ये बात कह रहा है कि किसको दे सकता है, अपर सेशन न्यायाधीश को, सहायक सेशन न्यायाधीश को और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जैसी भी स्थिति उनको जो अपना चार्ज दे सकता है। सबसे पहले तो इसको देगा, ये नहीं होगा तो इसको देगा, और ये भी नहीं होंगे तो इसको देगा, क्रम है ना। तो इनमें से किसी को भी ये क्या कर सकता है, अपना चार्ज दे के जा सकता है। ये था आपका 10। अब इसमें अपर सेशन न्यायाधीश की जो बात थी वो बाद में आएगी, अभी इसीलिए इसमें अभी नहीं समझा रहे, अभी आने वाली है, आएगी वो आगे, देखिए। ध्यान में रखना, सहायक सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं, लेकिन अपर सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। अपर सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होते, उनके समकक्ष होते हैं, उनके अधीनस्थ नहीं होते, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन उसको। देखिए 11, सेक्शन 11, ये है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। सेक्शन 11 कौन सी मजिस्ट्रेट है, न्यायिक, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कहता है, पहला इसका क्लॉज, पहला क्लॉज कहता है इसका, प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, कैसा क्षेत्र, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की यहाँ भी स्थापना कौन करेगा, राज्य करता है, यहाँ भी राज्य करता है, हाईकोर्ट के परामर्श से ही करता है। और कितने, जितने आवश्यक हो, कितने न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जितने भी आवश्यक हो। ये कह रहा है कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग,
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। कितने करेगी? जितने भी आवश्यक होगी उतने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। किसके परामर्श से की जाएगी? हाईकोर्ट के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, सेम वही बात है, बस इसमें ये है कि मजिस्ट्रेटों की बात हो रहा है। अब देखिए आगे, परंतु है, इसमें एक परंतु भी है। देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु देख लेते हैं। ये कहता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है, और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ये कह रहा राज्य सरकार, परंतु मैं ये कह रहा विशेष न्यायालय की बात की। कई जगह आपने देखा हो ना, विशेष कोर्ट बने रहते, तो उनके बारे में कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष में किसी विशेष न्यायालय की अगर स्थापना करना चाहती है तो हाई कोर्ट की सहमति तो हाई कोर्ट की रहती, तो हाई कोर्ट की सहमति से उस क्षेत्र में विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। वहां पर जो भी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसको विशेष न्यायालय विशेष न्यायाधीश घोषित कर सकती है। तो विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की बात कर रहे हैं अपन तो केवल, तो न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करके विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी स्थान विशेष के लिए कर सकती है। और ये नीचे ये लिखा है कि अगर कोई विशेष न्यायालय स्थापित कर दिया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में, तो स्वाभाविक सी बात है किसी मैटर के लिए, किसी विशेष विषय के लिए उससे विशेष न्यायाधीश बनाया गया होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई विशेष न्यायालय की स्थापना हो चुकी है तो और जो मैटर किसी अन्य न्यायालय में जाते थे, क्योंकि उस मैटर के लिए अगर उस मुद्दे के लिए समझ लीजिए, उस मुद्दे के लिए विशेष न्यायालय की जब स्थापना की जा चुकी है तो पूरा जो मामला है, मामला के लिए मामला जो है फिर विशेष न्यायालय में के द्वारा ही निपटाया जाएगा। अगर कोई ऐसा मामला है जो विशेष न्यायालय की अधिकारता में आता है तो फिर कोई अन्य न्यायालय उस मामले को ग्रहण नहीं करेगा। वो मामला किसके द्वारा निपटाया जाएगा? वो मामला केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाएगा, अगर वो विशेष न्यायालय की अधिकारता क्षेत्रता में आता है तो। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये कह रहा है इन न्यायालयों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कौन नियुक्त करेगा? हाईकोर्ट नियुक्त करेगा। जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट। स्थापना राज्य सरकार करेगी, नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। तीसरा देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन यानी आवश्यक, समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। ये कह रहा है उच्च न्यायालय जब कभी उसे आवश्यक होता है तो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ये कह रहा है कि सिविल न्यायालय का कोई मजिस्ट्रेट अगर होता है और अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति देनी चाहिए तो उसको फर्स्ट क्लास की मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता। व्यवहारिकता में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सभी को शक्ति, सिविल न्यायाधीश सेकंड क्लास बनेंगे आप, आपको 6 महीने में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी जाती है ना। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का कुछ पावर ज्यादा है नहीं, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी जाती है। यूपी में तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता ही नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, तो इसीलिए तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की आपको 6 महीने के भीतर ही भीतर शक्तियां दे दी जाती हैं। तो ये कह रहा है ना हाईकोर्ट जो बन रहता है वो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकता है। शक्तियां दे दी है, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो नहीं गए, शक्तियां दी है। ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है, होना और शक्ति देने में बहुत अंतर होता है। केवल शक्ति दे दी तो लिख लो, लेकिन हो नहीं जाओगे। होगे तो तभी जब आपका वास्तविकता में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में होगा प्रमोशन। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर होता है चीजों में। तो हाईकोर्ट चाहे तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर किसी सिविल न्यायालय को दे सकता है। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं सिविल न्यायालय के, उनमें से किसी को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अगर शक्ति देना चाहे तो दे सकता है। ये अब देखिए सेक्शन जो 12 है वो सीजीएम के बारे में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कह रहा है कि कौन से मजिस्ट्रेट? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ अपर भी है इसमें, अपर मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति से संबंधित है धारा 12। इसका पहला सेक्स क्लॉज देखिए, सेम वही बातें आएंगी सब में। ये कहता है उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। कौन नियुक्त कर सकता है? उच्च न्यायालय। इनको किसको नियुक्त कर सकती है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो याद रखें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन बन सकता है? जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा वही। तो किसी एक फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसमें से किसी एक को क्या कर सकता है? हाई कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में घोषित कर सकता है, उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, रियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनमें उनमें से किसी एक को क्या कर सकता है? हाई कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है ना। कौन को बना सकता है? जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस रैंक का? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रैंक का होता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है उन्हीं में से किसी एक को क्या बना देते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देते हैं। तो मजिस्ट्रेटों का प्रधान होता है जी, मुखिया है उनका, मजिस्ट्रेटों का। और मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वितरण भी कौन करता है? ये करता है। मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वितरण भी कौन करता है? ये करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन के कार्यों का वितरण करता है? जो मजिस्ट्रेट होते हैं नीचे उनके कार्यों का वितरण कौन करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटों में से किसी एक को है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। कौन बनाता है? हाईकोर्ट बनाता है। ये याद रखेंगे आप। दूसरा देखिए क्या कहता है, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिसका वह उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। इसके अलावा ये कह रहा है कि आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को मुख्य बना दिया और एक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। शक्तियां क्या होंगी? जो हाईकोर्ट उसको देता है, जो सौंपता है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग को अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्हीं शक्तियों का क्या कर सकता है? वो प्रयोग कर सकता है। एक को मुख्य बना सकते हैं और दूसरे को क्या बना सकते हैं? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। ये भी किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब किस में से बनाया जाएगा? जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे उन्हीं में से इनको बनाया जाएगा। तीसरे का देखिए, तीसरा क्या कहता है। तीसरे में भी ए है और फिर बी है। तीसरे में भी दो क्लॉज है, पहला और दूसरा। पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है। ये कह रहा है कि आवश्यकता अगर उपखंड भी होता तो वहां भी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना है। तो ये कह रहा है कि कोई उपखंड अगर है, अगर वो कोई उपखंड वगैरह है, तो अगर हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? उस उपखंड में कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या बना सकता है? उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में बना सकता है। क्या बना सकता है? उसी को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जो भी है उसको उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकता है। मान लो इसको बना दिया जाता है तो ये उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, फिर यहाँ के कर्तव्य भार से क्या हो जाएगा? ये मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है उसी में से किसी एक को क्या बना सकता है? उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में बनाया जा सकता है। कुल मिला के जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, जो भी हाईकोर्ट चाहे जिसमें से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उन्हीं में से किसी एक को क्या बना सकता है? उपखंड मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। दूसरा कहता है प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। ये क्या कह रहा है कि उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है किसी मुख्य, तो ये किसके अधीन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन। जो उपखंड मजिस्ट्रेट होगा किसके अधीन रहकर काम करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर के ये क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन एक चीज इसमें लिखी हुई है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, इससे भिन्न ये नहीं रहता। ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम रैंक के होते हैं। ये भी जो वहां बात आई थी वही बात यहाँ आ रही है, क्योंकि जहां अपर लगा है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये एक रैंक के होते हैं, इसीलिए जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ नहीं है, जो उसके समकक्ष होता है। ये भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ है और ये भी हाई कोर्ट के, ये मतलब सेशन कोर्ट ही मान लो, पहले सेशन कोर्ट के अधीन रहते हुए हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। तो जो सेशन कोर्ट के अधीनस्थ ये भी होते हैं, सेशन कोर्ट के अधीनस्थ रहते हुए हाई कोर्ट के,
और ये भी सेशन कोर्ट के अधीनस्थ रहते हुए हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं, है ना। तो ये दोनों सीधे सीधे हाई सेशन कोर्ट के या हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं, पहले सेशन कोर्ट के फिर हाई कोर्ट के, है ना। तो उस तरीके से जो उनके अधीनस्थ होते हैं दोनों की दोनों, लेकिन ये इसका अधीनस्थ नहीं होता। ऐसे ही अपर सेशन न्यायाधीश जो होता है, अपर सेशन न्यायाधीश वो और सेशन न्यायाधीश, ये दोनों भी कौन के अधीनस्थ होते हैं, ये दोनों की दोनों हाई कोर्ट के ही अधीनस्थ होते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ नहीं होता, अपर सेशन न्यायाधीश भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ होता है और सेशन न्यायाधीश भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ होता है। हाँ, सहायक अगर है तो सहायक जरूर सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है। यहाँ भी अगर सहायक लगा देते हैं तो सहायक फिर क्या है, सहायक जरूर इनके अधीनस्थ होता है, किसके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। तो ऐसे ही अगर सहायक है तो सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है, लेकिन अपर अगर लगा है तो फिर अपर सेशन न्यायाधीश हो या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, ये जो सीजीएम है इसके अधीनस्थ नहीं होता, और जो सेशन होता है उसके अधीनस्थ नहीं होते, क्योंकि ये दोनों एक ही रैंक के होते हैं, समकक्ष होते हैं। ये डायरेक्ट सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होंगे और ये डायरेक्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ होंगे, है ना, इस तरीके से। अब देखिए कितना और है, काफी है अभी तो, देख लीजिए अभी ये 2-3 और। देखिए सेक्शन जो है 13, देखिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेक्शन जो है 13 है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में। सेक्शन 13 ये कौन के बारे में, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। उनकी नियुक्ति किस क्षेत्र में कभी कभी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, विशेष न्यायालयों की स्थापना कौन करता है, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। स्थापना तो केंद्र या राज्य करती है और नियुक्ति हाईकोर्ट ही करता है, ठीक। देखिए पहला क्लॉज पढ़ लेते हैं इसका, 13 है ये कह रहा है यदि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं, विशेष मामलों का या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर। ये क्या कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, पद धारण करता है गलत लिखा है क्या थोड़ा सा, इसको पढ़ना क्या नाम है आपका, आदित्य, ये वाला 13वां पढ़िए थोड़ा, क्या कह रहा है ये। यदि केंद्रीय या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। एक मिनट मोबाइल आ रहा है, आप खोलिए दोबारा। फिर से पढ़े सर। हाँ दोबारा पढ़ी, मोबाइल आ रहा था सुनाई नहीं दिया। जी, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ था। चलिए, ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र, कहाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये याद रखें पहले तो। इसमें ये क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्य जब किससे अनुरोध करता है, हाई कोर्ट से, कि भैया किसी क्षेत्र में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, तो कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को जो हाई कोर्ट है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में किसको नियुक्त कर सकती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी कर सकती है, द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट को भी करा जा सकता है। कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। किसके परामर्श, मतलब ये कौन स्थापना के लिए कौन अनुरोध करता है, केंद्र सरकार। तो स्थापना कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। उसमें नियुक्ति कौन करेगी विशेष न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट करेगा।
हाई कोर्ट किस किस को बना सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी बना सकता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी बना सकता है। विशेष न्यायाधीश, कभी कभी विशेष न्यायाधीश होते हैं ना, विशेष मामले होते हैं, विशेष न्यायाधीश होते हैं, तो अगर केंद्र सरकार इसमें ध्यान रखे, नियुक्ति जो होती है विशेष न्याय क्या कहती है, स्थापना, स्थापना कहेंगे, तो स्थापना कौन करता है, केंद्र सरकार। विशेष न्यायालय की स्थापना या नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है। और कौन किससे अनुरोध करते हैं, ये हाई कोर्ट से करते हैं। तो नियुक्ति तो हाई कोर्ट ही करता है और स्थापना कौन कर सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है। परंतु लिखा है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध किसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा। तो ये कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश केवल उसी को बनाया जाएगा जो विधिक योग्यता रखता हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो विधिक योग्यता नहीं रखता है तो उसको फिर विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तो याद रखेंगे कि इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात कह रहा है 1 वर्ष के लिए। एक बार में ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन ये भी बनता है। एक बार में इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए हो सकती है, एक एक वर्ष करके बढ़ सकती है, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए। हाई कोर्ट के द्वारा 1 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है विशेष आदेश द्वारा। तो इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए हो सकती है। तीसरा कहता है उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकता है। ये कह रहा है कि अगर कोई हाई कोर्ट है, ये जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अगर कोई महानगर, क्या लिखा है, अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर, महानगर क्षेत्र के संबंध में ये कह रहा है कि अगर ये कोई अधिकारिता से बाहर, जहां ये विशेष न्यायाधीश उससे बाहर अगर ये अपनी अधिकारिता की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं और हाईकोर्ट इनको ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है, तो उस महानगर क्षेत्र में जो महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हाईकोर्ट इनको सशक्त करता है तो किसी महानगर क्षेत्र में जो महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर हाईकोर्ट द्वारा इन्हें सशक्त किया जाता है तो। सिंपल है, बस इसमें 2 चीजें याद रखना है कि स्थापना केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा की जाती है, नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए। तो 3 फैक्ट इसमें याद रखना है और बाकी का इसका सेक्शन याद रखना है। अब 14 देखिए क्या कहता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता। सेक्शन 14 है तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है पहला क्लॉज इसका, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11, धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित की जाए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कौन कर सकता है, इसमें लिखा उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मैंने कहा ना, इनके कार्यों का वितरण कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम। मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के जो कार्यों का वितरण है समय समय पर, जो नियम तो वही बनाएगा जो हाई कोर्ट ने जैसे नियम बनाए उन नियमों के अधीन रहते हुए। तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो हर जगह आएगा। तो जो हाई कोर्ट ने नियम बनाए उन नियमों के अधीन रहते हुए, कुल मिला के ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्तियों के बारे में बंटवारा कौन करेगा। जैसे कई मजिस्ट्रेट होते हैं इसके नीचे, तो कौन सा मजिस्ट्रेट कौन से मामले देखेगा, शक्तियां क्या होती, मामले का निपटारा तो करते हैं। तो ये कह रहा है कौन से मामले कौन सा मजिस्ट्रेट देखेगा। तो उनके कार्यों का वितरण के बारे में कह रहा है, इनके कार्यों का वितरण कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। जो भी मजिस्ट्रेट है नीचे के, तो उनके कार्यों का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा, उनके कार्यों का वितरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके कार्य बांट देता है कि फलाने मैटर आप निपटाएंगे, दिखाने मैटर आप निपटाएंगे। कई तरीके के मैटर होते हैं ना, तो सब मजिस्ट्रेट बांट दिए जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से मैटर बांट दिए जाएंगे। मैटर कौन बांटेगा, मैटर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बांटे जाएंगे। जैसे रूल हाईकोर्ट ने बनाए हो वैसे रूलों के अधीन रहते हुए मामलों को बांटेगा, उनकी शक्तियों को बांट देगा। परंतु लिखा है इसमें, परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है।
ये क्या कह रहा है, ये विशेष न्यायालय के मामले में कह रहा है कि जिस क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है वो अपनी बैठक उसी स्थान में, उसी क्षेत्र विशेष में क्या कर सकता है, स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। स्थापित किया गया है किसी स्थान में, जहां वो स्थापित किया गया उसके किसी भी स्थान पे जहां उसकी नियुक्ति की गई है वहां को किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है, अपनी बैठक कर सकता है। कौन, विशेष न्यायालय। क्योंकि विशेष मामलों में तो ये जिस क्षेत्र में भी नियुक्त किया जाता है, जो उस स्थान में से किसी भी स्थान पर अपनी बैठकें निश्चित कर सकता है। कुल मिलाकर बैठक मतलब अपना कोर्ट लगा सकता है, जहां वो चाहे वहां अपना कोर्ट लगा सकता है, लेकिन कहा, जहां वो नियुक्त किया गया उसी एरिया में। दूसरा कह रहा है, ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारता और शक्ति का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे परिनिश्चय के अधीन रहते हुए जो भी मजिस्ट्रेट है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या कर सकता है, सर्वत्र जिले में, यानी पूरे जिले में वो अपनी शक्तियों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। जिस जिले में भी नियुक्ति होती है तो उस जिले में, उस जिले की समस्त सीमाओं के भीतर वो क्या कर सकता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इनकी शक्ति कहाँ होगी, समस्त जिले में इनकी अपनी शक्तियों का ये क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा कह रहा है, जहां धारा 11 या 13 या 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथा स्थिति उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है और बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि वह संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसे मजिस्ट्रेट है जिनको जिले के बाहर भी अधिकारिता दे रखी है, तो वो ये माना जा रहा है कि भैया उनका क्या अर्थ लगाए, किसके अधीन, किसकी अधिकारिता में काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे माना जाएगा। तो कह रहा है जिसके अधिकारिता, मान लो ये जिला है, यहाँ का जो मजिस्ट्रेट है इसको यहाँ भी अधिकारिता दे रखी है, साधारणतः ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर मान लो दे रखी है इसको, यहाँ भी अधिकारिता दे रखी है, यहाँ भी हो जाता है, ऐसा होता क्या नहीं, हो जाता है, कुछ मैटरों में हो जाता है कि ऐसी अधिकारिता यहाँ भी दे रखी है और यहाँ भी दे रखी है। तो वो कह रहा है कि तो ये कैसे करेगा, मतलब किसके अधीनस्थ माना जाएगा। तो ये जब यहाँ काम करेगा तो यहाँ का जो सेशन होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उसके अधीनस्थ माना जाएगा। अगर यहाँ काम करेगा तो यहाँ का जो सेशन होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उसके अधीनस्थ माना जाएगा। जहां वो अधिकारिता का प्रयोग करेगा उसी जैसी स्थिति होगी, है ना। अगर मजिस्ट्रेट हो सीजीएम के अधीन माना जाएगा यहाँ का, अगर मजिस्ट्रेट है तो यहाँ के सीजीएम के अधीन माना जाएगा। अगर मान लीजिए सहायक सेशन न्यायाधीश वगैरह है ना, अपर सहायक सेक्शन न्यायाधीश वगैरह, तो यहाँ के सेशन के अधीनस्थ मान लिया जाएगा, या फिर यहाँ के सेशन के अधीनस्थ मान, मतलब जहाँ काम करेगा उसके ही वो अधीनस्थ मान लिया जाएगा। अब ये कैसा होता है, ऐसा फैमिली कोर्ट में लोग मोस्टली होता है, हमारे यहाँ होता है। जैसे फैमिली कोर्ट में क्या, मजिस्ट्रेट में कभी तो 15 दिन वो यहाँ बैठता है द्वितीय में, और 15 दिन वो गवालियर में बैठता है, 15 दिन यहाँ सुनता है, 15 दिन वहाँ करता है। मजिस्ट्रेट एक ही है ना। तो इस जब द्वितीय का सुनेगा तो यहाँ के अधीनस्थ हो जाएगा, जब वहाँ के सुनेगा तो वहाँ के अधीनस्थ हो जाता है ना। तो इस तरीके से हो जाता है कि जब दो जिलों में बैठती है तो इस तरीके से हो जाता है। तो उसी की बात कह रहा है, किसके अधीनस्थ माना जाएगा, जब वो जहाँ जिसकी अधिकारिता में बैठा होगा उसके ही वो अधीनस्थ मान लिया जाएगा। 15 देखिए, सेक्शन 15 ये और देख लीजिए, सेक्शन 15 अधीनस्थता है। ये सेक्शन 15 है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता किसके अधीनस्थ होंगे, ये कह रहा है। देखिए पहला कहता है, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधन नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम बोलते हैं ना, ये किसके अधीनस्थ होगा, ये सेशन के अधीनस्थ होगा। किसके अधीनस्थ होगा, सेशन के। और सीजीएम से नीचे के सभी मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, सीजीएम से नीचे के जो मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो सीजीएम के अधीनस्थ होंगे, और सीजीएम के अधीनस्थ होते हुए सेशन के अधीनस्थ होंगे। तो पहले किसके अधीनस्थ होंगे, सीजीएम, फिर उसके बाद सेशन। तो ये तो आप जानते हैं कि वो बड़ा है तो उसके भी अधीनस्थ होंगे। तो सीजीएम किसके अधीनस्थ होगा, सेशन के अधीनस्थ होगा। और सीजीएम से जो नीचे के मजिस्ट्रेट है वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो सीजीएम के अधीनस्थ होंगे। सीजीएम चूंकि इनका अधीनस्थ है तो ये सबसे ऊपर है तो इनके भी अधीनस्थ होंगे। तो सीजीएम के अधीनस्थ, तो आप याद रखिए, आप तो बस इतना याद रखिए, सीजीएम सेशन के अधीनस्थ होता है और अन्य मजिस्ट्रेट जो है
वो सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। जो सीजीएम से नीचे के जितने मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास श्रेणी के या सेकंड क्लास श्रेणी के, वो किसके, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ये किसके अधीनस्थ होते हैं, ये सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। और जो सीजीएम होता है वो किसके अधीनस्थ होता है, वो सेशन के अधीनस्थ होता है। ठीक है। दूसरा कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ये कह रहा है कार्यों का वितरण, जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कार्यों का वितरण कौन करता है, सीजीएम करता है, और उसके बारे में सीजीएम नियम भी बना सकता है, समय समय पर नियम बना सकता है। इनके सीजीएम के नीचे के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका कार्यों का वितरण कौन करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है, और उनके कार्यों के बारे में समय समय पर नियम भी बना सकता है। ये आपका था 15। अभी काफी ज्यादा है, ये हो नहीं पाएगा, रहने दीजिए, काफी टाइम हो गया है। बाकी तो जी अपन कल देख लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है।